भारत की इकोनॉमी इन दिनों एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। पर कभी सोचा है इस रॉकेट को फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? इसका असली इंजन क्या है? चलिए आज इसी इंजन यानी इंडिया के पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कोई देश सिर्फ 20 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक कैसे बन जाता है? चलिए आज इस विश्लेषण में इसी पजल को सॉल्व करते हैं। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2010 में इंडिया दुनिया की 9th सबसे बड़ी इकोनॉमी था। आज हम 5th नंबर पर हैं और अनुमान ये कहता है कि 2030 तक हम तीसरे स्थान पर होंगे। ये सच में कमाल का सफर है। तो इस जबरदस्त तरक्की को पावर कौन दे रहा है? इसका जवाब है हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल इंजन यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर, जिसे हम शॉर्ट में BFSI कहते हैं। और इस सोर्स में इस बात को बिल्कुल साफ कहा गया है, एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के बिना इंडिया की ग्रोथ को सस्टेन नहीं किया जा सकता। मतलब बिल्कुल क्लियर है, BFSI सेक्टर सिर्फ इकोनॉमी का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर देश की तरक्की की पूरी इमारत खड़ी है। तो इस इंजन ने कितनी पावर जनरेट की है, जरा सोचिए। पिछले 20 सालों में इंडियन BFSI सेक्टर का मार्केट कैप 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। कहाँ 1.8 ट्रिलियन रुपीस और कहाँ 91 ट्रिलियन रुपीस के पार। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये एक फाइनेंशियल एक्सप्लोजन है। तो चलिए अब इस इंजन के अंदर झांकते हैं और इसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों यानी इसके 4 पिलर्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहला पिलर, बैंक्स। ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। पर यहाँ कहानी सिर्फ इनके साइज की नहीं, बल्कि इनकी बढ़ती हुई ताकत और बेहतर होती हेल्थ की भी है। और बैंक्स की हेल्थ में सुधार का सबसे बड़ा सबूत उनका GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आम भाषा में कहें तो बैड लोन्स या फंसा हुआ कर्ज। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 5.8% था, जो FY25 तक सिर्फ 2.2% रह गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे बैंक्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और मजबूत हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs। इन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन का चैंपियन भी कह सकते हैं। ये उन लोगों और छोटे बिजनेसेस तक क्रेडिट पहुंचाते हैं जहां तक शायद ट्रेडिशनल बैंक्स ना पहुंच पाएं। और इनकी ताकत इनके प्रॉफिट्स में साफ दिखती है। देखिए, सिर्फ 5 सालों के अंदर NBFCs का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 392 बिलियन रुपए से बढ़कर लगभग 1481 बिलियन रुपए हो गया है। ये नंबर साफ दिखाता है कि इकोनॉमी में इनकी अहमियत कितनी तेजी से बढ़ रही है। तीसरा पिलर है इंश्योरेंस। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं और सही कदम उठा रहे हैं। और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, इसका अंदाजा इस एक फैक्ट से लगाइए। 2032 तक भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट बनने की राह पर है और इस ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है 2007 के बाद से लाइफ इंश्योरेंस AUM में हुआ 10 गुना का उछाल। और अब हमारा चौथा और आखिरी पिलर, कैपिटल मार्केट्स। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस और इन्वेस्टमेंट फंड्स अब सिर्फ घरेलू प्लेयर नहीं रहे, ये अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस टेबल को देखिए, इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE मार्केट कैप के हिसाब से अब दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गया है और इसने चीन के शिनज़ेन स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े प्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में आगे का रास्ता शायद और भी लंबा और दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल कितना बड़ा है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने के बाद क्या लगता है कहानी खत्म हो गई? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस शुरुआत हो सकती है। फ्यूचर पोटेंशियल को समझने के लिए बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया में सिर्फ 5% अडल्ट पॉपुलेशन के पास क्रेडिट कार्ड है, वहीं अमेरिका में ये नंबर 67% है। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही आने वाले समय में ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका है। और ये कहानी सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स तक सीमित नहीं है। चाहे वो हाउस होल्ड क्रेडिट हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, हर मामले में इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन दूसरे बड़े देशों के मुकाबले अभी भी काफ़ी कम है और यही कमी फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
तो ये ग्रोथ सिर्फ साइज बढ़ने की नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सिस्टम जिसे नए सिरे से इमेजिन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन और डिजिटाइजेशन इसके फ्यूचर को कैसे एक नया आकार दे रहे हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं साल 2005 में। उस वक्त बीएफएसआई सेक्टर का मतलब था बेसिकली बैंक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनका हिस्सा 85% था। और अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बैंक्स का हिस्सा अब 57% है और उनकी जगह एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स और यहाँ तक कि फिनटेक कंपनीज भी बड़े प्लेयर्स बनकर उभरे हैं। ये एक कहीं ज्यादा डाइवर्स और इसीलिए कहीं ज्यादा मजबूत सिस्टम है। और इस बड़े बदलाव के पीछे 3 की ड्राइवर्स हैं। पहला, डिजिटलाइजेशन। यूपीआई ने तो जैसे ट्रांजैक्शन करने का तरीका ही बदल डाला है। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन। 54 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट्स ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। और तीसरा, हमारे डेमोग्राफिक्स। इंडिया में हर 10 में से 4 लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। तो आखिर में बस एक सवाल, सोचिए क्या होता है जब एक तेजी से डिजिटल होता फाइनेंशियल सिस्टम 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की बढ़ती हुई उम्मीदों और सपनों से टकराता है। जवाब जो भी हो, ये सफर देखने लायक जरूर